सोने और चांदी के दो रास्ते। बहुत समय पहले की बात है। झुंझुनपुर गांव में शिवांशी और स्वाति नाम की दो सहेलियां रहती थी। दोनों एक साथ एक ही स्कूल में पढ़ते थे। शिवांशी बचपन से ही विनम्र और दयालु स्वभाव की थी। वह हमेशा दूसरों की मदद किया करती थी। वहीं दूसरी तरफ स्वाति अमीर और मतलबी इंसान थी। वह कभी भी किसी की मदद नहीं करती थी। एक दिन दोनों स्कूल जा रहे थे कि तभी एक बूढ़ी औरत उन दोनों के पास आई और बोली, बहुत भूख लगी है बेटी, कुछ खाने को दे दो। पागल बुढ़िया, दूर हट। तुम्हें दिखाई नहीं देता हम स्कूल जा रहे हैं? हमारे पास कुछ नहीं है, निकल यहाँ से। लेकिन वही शिवांशी उनसे कहती है, दादी आपको भूख लगी है ना, ये लीजिए मेरा टिप्पन आप खा लीजिए, इससे आपकी भूख मिट जाएगी। हमेशा खुश रहो बेटी, भगवान तुम्हें खूब तरक्की दे। इतना बोलकर वह बूढ़ी औरत वहाँ से चली जाती है। शिवांशी तू पागल है क्या? जब देखो दूसरों की मदद करने में लग जाती है। क्या जरूरत थी उस भिखारी को अपना खाना देने की? अब तू क्या खाएगी? स्वाति मैं घर से खाना खाकर आई हूँ और एक टाइम मैं खाना नहीं खाऊंगी तो कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। मैं तो घर जाकर खा ही लूंगी। लेकिन तूने उस बेचारी दादी को नहीं देखा? ऐसा लग रहा था मानो कि कई दिनों से खाना नहीं खाई हो। उस खाने की जरूरत उन्हें ज्यादा थी। ओफो, मैं तो तंग आ गई हूँ तुमसे। तू कुछ भी कर, लेकिन मैं तुम्हारी तरह इन गरीब भिखारियों की मदद कभी नहीं कर सकती। ऐसे ही दिन बीत रहे थे। एक दिन स्वाति और शिवांशी खेल रही थी। तभी वह चलते चलते एक जंगल में पहुंच जाती है। अरे ये क्या, हम तो जंगल की तरफ पहुंच गए। चलो अब हमें वापस चलना चाहिए। शिवांशी मैंने इस जंगल के बारे में बहुत कुछ सुना है। कहते हैं इस जंगल में सोने और चांदी के दो जादुई रास्ते हैं। क्या? अरे पागल, ये सब किताबों की बातें हैं, कोई जादू वादू नहीं होता। घर चलो अब। शिवांशी प्लीज एक बार मेरे लिए चलना एक बार देख कर आते हैं। अगर कुछ नहीं हुआ तो वापस आ जाएंगे। अच्छा बाबा ठीक है चलो। दोनों कुछ ही दूर चले थे कि उन्हें सोने और चांदी के दो रास्ते दिखाई देते हैं। सोने का रास्ता बहुत ही खूबसूरत और लुभावन था। उस रास्ते पर हर तरह की सुख सुविधाएं उपलब्ध थी। वहीं चांदी का रास्ता नॉर्मल रास्तों की तरह ही था। देखा, मैंने कहा था ना कि यहाँ जादुई दो रास्ते हैं। देखो ये सोने का रास्ता कितना अद्भुत है। ऐसा लग रहा है मानो यह रास्ता किसी खजाने की तरफ जा रहा हो। शिवांशी हमें जल्दी से सोने वाले रास्ते पर चलना चाहिए। नहीं स्वाति, मुझे यह रास्ता जरूरत से कुछ ज्यादा ही अच्छा लग रहा है। यकीनन आगे कोई बड़ा खतरा होगा। हमें चांदी वाले रास्ते पर ही चलना चाहिए। तू भी न स्वाति, कभी नहीं सुधरेगी। तुझे नहीं जाना है तो मत जा। मैं तो जा रही हूँ सोने वाले रास्ते पे। मुझसे तो अब और देर रुका नहीं जा रहा। मैं जा रही हूँ, बाय। स्वाति मेरी बात तो सुनो। लेकिन स्वाति शिवांशी की कोई बात नहीं सुनती है और सोने वाले रास्ते पर आगे की तरफ चली जाती है। शिवांशी चांदी के रास्ते से आगे बढ़ती है। थोड़ी ही दूर जाने के बाद शिवांशी देखती है कि एक बूढ़ी औरत बोझा उठाने की कोशिश कर रही है, लेकिन वह बोझा भारी होने की वजह से उसे उठा नहीं पा रही है। शिवांशी उनके पास जाती है। अम्मा यह बोझा तो बहुत भारी है, लाइए मैं आपकी मदद कर देती हूँ। तुम बहुत ही अच्छी हो बेटा। ये सामने ही मेरा घर है, मुझे वहीं जाना है। शिवांशी उस बोझा को उठाकर बूढ़ी औरत के घर में रख देती है और उस अम्मा की खूब सारी मदद करती है। तुम बहुत ही प्यारी बच्ची हो बेटा। जिंदगी में दूसरों की मदद जो करता है, ईश्वर हमेशा उनकी मदद करते हैं। इधर आओ बेटा, मेरे पास बैठो। और फिर वह बूढ़ी औरत शिवांशी को खूब सारी ज्ञान की बातें बताती है। वहीं दूसरी तरफ स्वाति सोने के रास्ते पे चलती हुई एक भयानक चुड़ैल के पास पहुंच जाती है। उस चुड़ैल की एक आंखें नहीं थी। मैं जानती हूँ तुम यहाँ धन के लालच में आई हो। घबराओ नहीं, मैं तुम्हें इतने सारे सोने और पैसे दूंगी जिससे तुम बहुत अमीर हो जाओगी। लेकिन उसके लिए तुम्हें थोड़ी मेहनत करनी होगी। इस जमीन के अंदर बहुत सारा खजाना छुपा है। तुम इसकी खुदाई करके जितना चाहो उतना सोना ले जा सकती हो, लेकिन उससे पहले तुम्हें मुझे एक वचन देना होगा।
स्वाति यह सब सुनकर इतनी ज्यादा खुश हो जाती है, वह चुड़ैल की बात पूरी सुने बिना ही हाँ कर देती है। हाँ, मैं आपको वचन देती हूँ, आप जैसा कहोगी मैं वैसा ही करूँगी। इतना बोलकर स्वाति जमीन की खुदाई करने लगती है, लेकिन काफी देर खुदाई करने के बाद भी उसे वहाँ कोई खजाना नहीं मिलता है। आखिरकार वह थककर चूर हो जाती है। खुदाई करते करते तो मेरी हालत खराब हो गई, लेकिन मुझे अभी तक कोई खजाना नहीं मिला। यह सुनते ही चुड़ैल जोर जोर से हंसने लगती है। मैंने तुमसे झूठ कहा था, यहाँ कोई खजाना नहीं है। चलो अब अपने वादे के मुताबिक मुझे अपनी एक आंखें दे दो। आंखें? नहीं नहीं, मैं आपको अपनी आंखें नहीं दे सकती। मुझे कोई खजाना नहीं चाहिए, प्लीज मुझे जाने दो, मुझे माफ कर दो। तुझे पता नहीं क्या, मैं एक धोखेबाज चुड़ैल हूँ और यह जादुई सोने का रास्ता मेरा बिछाया हुआ माया जाल है, जिसमें आज तुम पूरी तरह से फंस चुकी हो। इससे निकलने का अब बस एक ही रास्ता है तुम्हारे पास, तुम्हें मुझे अपनी आंखें देनी होगी। यह सब मेरी लालच की वजह से हुआ है, मैं अब कभी लालच नहीं करूंगी। चुड़ैल जी, मैं आपके पैर पड़ती हूँ, मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ, मुझे माफ कर दो प्लीज चुड़ैल जी। मैं धोखेबाज चुड़ैल के साथ साथ बेरहम भी हूँ। सीधी तरह अपनी आंखें मुझे दे दो, अगर ज्यादा नखरे दिखाई तो यहाँ से जिंदा बच नहीं पाएगी। और इस तरह चुड़ैल स्वाति की एक आंखें निकालकर अपनी आंखों में लगा लेती है। अब तुझे लालच का अच्छे से सबक मिल चुका है, अब तुम यहाँ से चली जा, निकल जा यहाँ से। थोड़ी ही देर के बाद दोनों सहेलियां वापस उसी जगह पर आकर मिलती है जहां से दोनों ने चलना शुरू किया था। शिवांशी पहले से और भी ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। उसके माथे पे आज एक अलग ही प्रकार का तेज था। वहीं दूसरी तरफ स्वाति अपनी एक आंखें गंवाकर पूरी तरह से बदसूरत हो चुकी थी। स्वाति और शिवांशी दोनों एक दूसरे को देखते हैं। अरे स्वाति, तुम्हें यह क्या हुआ? तुम्हारी एक आंखें कहाँ है? यह सुनकर स्वाति जोर जोर से रोने लगती है। शिवांशी, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारी बात को ना मानकर बहुत बड़ी गलती कर दी। मैं लालच में आकर सोने के रास्ते पर गई थी, पर मुझे वहाँ कुछ नहीं मिला। मुझे तो एक धोखेबाज चुड़ैल मिली जिसने धोखे से मेरी ये हालत कर दी। मैंने मेरी गलती की वजह से अपनी एक आंखें हमेशा के लिए गंवा दी। मेरी लालच का फल मुझे मिल गया। मुझे तो चांदी के रास्ते पर चलकर बहुत ही अच्छा लगा। मैंने चांदी का रास्ता चुनकर बहुत ही सही किया। उस पर चलकर मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला। जीवन के अमूल्य ज्ञान मुझे मिला। आज मैं ज्ञान को पाकर बहुत ही खुश हूँ। यह सुनकर स्वाति को अपनी गलती पर बहुत ही ज्यादा पछतावा होता है और वह चुपचाप अपने घर चली जाती है। शिवांशी अपने ज्ञान और बुद्धि की वजह से जीवन में खूब तरक्की करती है और वह लोगों की खूब मदद करती रहती है। उसने सभी को अच्छी अच्छी ज्ञान की बातें बताई और अच्छाई का रास्ता दिखाती है। इधर स्वाति अपनी गलती की वजह से बहुत ही ज्यादा शर्मिंदा होती है। वह किसी से भी बात नहीं करती है। फिर एक दिन शिवांशी उनसे मिलने आती है। स्वाति, यह क्या हालत बना ली है तुमने अपनी? स्वाति, तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया, इससे बढ़कर और कोई प्रायश्चित नहीं होता। शिवांशी, उससे क्या मेरी आंखें तो मुझे वापस नहीं मिलेगी ना? स्वाति, मेरी बहन, इंसान की अच्छाई उसकी पहचान होती है, ना कि शकल सूरत। तुम मेरे साथ चलो और लोगों की सेवा करो, मेरे साथ काम करो और फिर देखो दूसरों की मदद करके कितना सुकून और खुशी मिलता है। और सबसे बड़ी सुंदरता वही है जब लोग तुम्हारी इज्जत करेंगे और तुम्हारा आदर करेंगे। और फिर इस तरह दोनों सहेलियां खुशी खुशी एक साथ रहने लगती है। बहुत समय पहले की बात है। असम राज्य में माहिरा नाम की एक सुंदर और प्यारी लड़की रहती थी। वह दिखने में बहुत ही खूबसूरत थी। उसकी नीली नीली आंखें, लंबे बाल उसकी खूबसूरती में चार चांद लगाते थे। लेकिन बदकिस्मती से अचानक उसकी माँ का देहांत हो गया।
माँ के गुजर जाने के बाद माहिरा के पिता ने सुनीता नाम की दूसरी औरत से शादी कर ली। सुनीता की पहले से ही एक बेटी थी, रूपा। जब तक माहिरा का पिता जीवित थे तब तक तो सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, लेकिन माहिरा के ऊपर दुखों का पहाड़ तब टूट पड़ा जब उसके पिता भी इस दुनिया को छोड़कर हमेशा के लिए चले गए। माँ के गुजर जाने के बाद सुनीता और रूपा माहिरा पर बहुत ही ज़्यादा अत्याचार करने लगी। ए लड़की, अब से तू इस घर में नहीं रहेगी। अब से तू घर के बाहर गाय के तबेले में रहेगी, समझी? माँ, इसके कपड़े और ज्वेलरी कितने अच्छे हैं। माँ, मुझे इसके सारे कपड़े चाहिए। बेटी, अब से इस मनहूस का सब कुछ तुम्हारा ही है। तू अब इस घर की इकलौती बेटी है। ये सिर्फ इस घर की नौकरानी है। और सुन नौकरानी, अब से तुझे हम माँ बेटियों का सारा कहना मानना है और घर के सारे काम करने हैं, समझ गई? ठीक है माँ। इतना बोलकर माहिरा फटे पुराने कपड़े पहनकर गायों के तबेले में रहने चली जाती है। माहिरा की सौतेली माँ और बहन दिन ब दिन उस पर खूब अत्याचार करते, उससे घर का सारा काम करवाते और उसे पेट भर खाना भी नहीं देते। माहिरा बहुत ही ज़्यादा दुखी रहने लग गई। ऐसे ही दिन बीत रहे थे। एक बार की बात है, पूरे राज्य में राजकुमार के द्वारा एक घोषणा करवाई गई। सुनो सुनो गांव की सभी लड़कियां, ध्यान से सुनो। अगले हफ्ते महल में सभा का आयोजन किया गया है। विवाह योग्य जितनी भी लड़कियां हैं सभी को महल में आमंत्रित किया गया है। सभी लड़कियों को महल में आना अनिवार्य है। उसी दिन हमारे राज्य के राजकुमार सम्राट अशोक अपने लिए सुंदर और सुशील जीवन संगिनी का चुनाव करेंगे। यह सूचना पाते ही उस राज के सभी लड़कियां खुशी से झूम उठे। वहीं रूपा ने जैसे ही ये खबर सुनी, वह भागते हुए अपनी माँ के पास जाकर सभा वाली बात बताती है। ये तो बहुत ही अच्छी खबर सुनाई है तुमने बेटी। तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो। इस राज की राजकुमारी तो तुम ही बनोगी। देखना, मैं तुम्हें इतने अच्छे से तैयार करूंगी कि राजकुमार तुम्हें देखता ही रह जाएगा। अब चलो, तुम्हारे लिए सुंदर लहंगे और सैंडल भी तो लाने हैं। हाँ माँ, चलो, फिर पार्लर भी तो जाना है। जल्दी चलो। माहिरा वहीं दूर खड़ी उदास मन से उसकी सारी बातें सुन रही थी। माहिरा का भी सभा में जाने का बहुत मन था, लेकिन अपनी माँ और बहन के डर से वह कुछ नहीं बोली। इधर रूपा सभा में जाने की जोरों शोरों से तैयारियां कर रही थी। उसने अपने लिए 2.5 लाख का सब्यसाची का लहंगा बनवाया। वह हर रोज अपने उस लहंगे को पहनकर शीशे के सामने खुद को निहारती रहती थी। सभा में तो मैं ही सबसे सुंदर लगूंगी। राजकुमार तो मुझे ही पसंद करेंगे। आखिरकार सभा वाला दिन आ ही गया। रूपा बहुत ही ज्यादा खुश थी। उसने सुबह उठते ही माहिरा, जल्दी आओ, कहाँ मर गई? जल्दी से मेरे सैंडल को अच्छे से पॉलिश कर दो। मुझे आज सभा में जाना है, कोई कमी नहीं होनी चाहिए। रूपा सुबह से ही रात के सभा में जाने की तैयारी करने लगती है। रूपा अब सभा में जाने के लिए पूरी तरह तैयार हो गई थी। वाह, मेरी बेटी तो आज बिल्कुल परी की तरह लग रही है। भगवान बुरी नजर से मेरी रूपा बेटी को बचाए रखना। तभी माहिरा डरते डरते अपनी सौतेली माँ से कहती है, माँ, क्या मैं भी आप लोगों के साथ सभा में जा सकती हूँ? उन्होंने तो गांव की सभी युवा लड़कियों को बुलाया है ना। ये सुनकर दोनों माँ बेटी जोर जोर से हंसने लगी। शक्ल देखी है अपनी? बरियाई सभा में जाने वाली राजकुमार को अपने लिए राजकुमारी चाहिए, नौकरानी नहीं, समझी? चलो माँ, हम चलते हैं। हाँ, चलो, कहीं देर ना हो जाए। और सुन नौकरानी, हमारे आने से पहले घर का सारा काम हो जाना चाहिए, समझी?
उस दुष्ट माँ और बेटी को सभा में चले जाने के बाद माहिरा घर में अकेले बैठकर खूब रोती है। आखिरकार मैं सभा में क्यों नहीं जा सकती? क्या मैं इंसान नहीं हूँ? आज गांव के सभी लड़कियां कितनी खुशी खुशी सभा में गई है और एक मैं हूँ कि यहाँ घर में अकेली बैठी हूँ। आज मेरे माँ बाबा जिंदा होते तो आज मेरे साथ ये सब नहीं हो रहा होता। माहिरा अपने माँ बाबा के बारे में सोचकर रो रही थी कि तभी कमरे में अचानक एक प्रकाश हुआ और वहाँ एक खूबसूरत परी प्रकट हुई। ये सब देख माहिरा बहुत डर गई। माहिरा बेटी, डरो मत, मैं एक परी हूँ। प्यारी माहिरा बेटी, चुप हो जाओ, उठो, मैं तुम्हें सभा में ले जाने आई हूँ। क्या? सच में? पर मैं कैसे उस सभा में जा सकती हूँ? मेरे पास तो एक भी कपड़े नहीं हैं। तुम चिंता मत करो बेटी माहिरा, मैं हूँ ना। इतना बोलकर परी अपना जादुई छड़ी घुमाती है और माहिरा को एक बहुत ही खूबसूरत राजकुमारी में बदल देती है। माहिरा बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। उसने एक प्यारा लहंगा पहन रखा था और एक खूबसूरत सी लाल सैंडल पहन रखी थी। अब तुम सभा में जाने के लिए बिल्कुल तैयार हो बेटी माहिरा, पर एक बात का ध्यान रखना, तुम 12 बजे तक ही इस रूप में रहोगी। 12 बजे के बाद तुम फिर से अपने पहले वाले रूप में आ जाओगी। अब तुम जाओ। माहिरा परी को धन्यवाद कर सभा में चली जाती है। माहिरा जैसे ही महल में प्रवेश करती है, सभी की नज़र माहिरा पर ही टिकी रहती है। माहिरा पूरे सभा में सबसे सुंदर और मासूम लग रही थी। माहिरा के इस बदले हुए रूप को उसकी सौतेली माँ और बहन भी माहिरा को पहचान नहीं पाई और हैरानी से सब माहिरा की तरफ देख ही रहे थे। माहिरा आज वाकई सबसे खूबसूरत और प्यारी लग रही थी। तभी अचानक राजकुमार की नज़र माहिरा पर गई। राजकुमार माहिरा के इस मोहिनी रूप को देखकर प्रफुल्लित हो गया। राजकुमार को माहिरा पहली बार में ही पसंद आ गई और वे माहिरा के पास जाकर उसे अपने साथ नृत्य करने के लिए आग्रह किया। माहिरा खुशी खुशी राजकुमार के साथ नृत्य करने के लिए हाँ कर देती है। डांस करते करते अचानक माहिरा की नज़र दीवार पर टंग रही घड़ी पर जाती है। हे भगवान, परी ने कहा था 12 बजते ही मैं फिर से वही फटे पुराने कपड़े में वापस आ जाऊंगी। 12 बजने में कुछ ही मिनट बाकी थे। तभी माहिरा वहां से भागने लगती है। माहिरा को भागते देख राजकुमार आवाज देने लगते हैं। क्या हुआ सुंदरी, कहाँ जा रही हो? मेरी बात तो सुनो। लेकिन माहिरा राजकुमार की कोई बात नहीं सुनती है और घर की तरफ भागती है। तभी भागते हुए उसकी एक सैंडल वहीं महल में छूट जाती है, जो माहिरा के पीछे भागते वक्त राजकुमार को मिलता है। घर आकर माहिरा राजकुमार के ही ख्यालों में खोई रहती है। पता नहीं अब मैं दोबारा राजकुमार से मिल भी पाऊंगी या नहीं। वो मुझे कितनी रोकने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन मैं क्या करती। उन्होंने अगर मुझे इस हालत में देख लिया होता तो मुझे कभी नहीं अपनाते। मुझे ज़्यादा नहीं सोचना चाहिए। कहाँ वो राजकुमार और कहाँ मैं एक मामूली सी नौकरानी। हमारा कोई मेल नहीं है। माहिरा रात की सारी बातें को भूलकर अपने कामों में लग जाती है। उसे बार बार राजकुमार का ही ख्याल आ रहा था। इधर राजकुमार अपने पूरे सैनिक को उस लाल सैंडल वाली लड़की को ढूंढने में लगा देता है कि आखिर पता करो कि ये लाल सैंडल किस लड़की का है। पता करते करते सैनिक सैंडल लेकर माहिरा के घर पर भी आते हैं। आइए आइए, ये सैंडल तो मेरी बेटी रूपा का ही है। मैंने ही उसे यह सैंडल दिलवाया था। लेकिन जब सैनिक ने उस सैंडल को रूपा को पहनने को दिया, उसके पैरों में बिल्कुल नहीं आता है। फिर भी रूपा बोलती है, हाँ
माँ ने आपसे बिल्कुल सही कहा था। यह लाल सैंडल मेरी ही है, मेरे पैरों में भी आ गया है। झूठ की भी हद होती है, ये सैंडल तुम्हारे पैरों से बड़ा है। इतना बोलकर वह सैनिक वहां से जाने लगता है। तभी उसकी नजर गौशाला में काम कर रही माहिरा पर जाती है। तुम कौन हो लड़की? तुम इस लाल सैंडल को पहनकर दिखाओ। अरे सैनिक जी, इस गरीब नौकरानी को कहाँ ये सैंडल आएगी। बेचारी ने जिंदगी में आज तक सैंडल पहना तो दूर, देखा भी नहीं होगा। तुम चुप करो, इस राज के राजकुमार का हुक्म है सभी लड़कियों को सैंडल पहनाकर चेक किया जाए। तो तुम हमें हमारा काम ना ही सिखाओ तो बेहतर होगा। माहिरा जैसे ही उस लाल सैंडल को पहनती है, वह सैंडल उसके पैरों में बराबर आ जाता है। क्या ये लाल सैंडल आपका है? जी, यह मेरा ही सैंडल है। फिर माहिरा को सैनिक राजकुमार के पास लेकर आता है। माहिरा को देखकर राजकुमार कहते हैं, तुम ही वो रात वाली प्यारी लड़की हो? तुम सभा से चली क्यों गई थी? तुम्हें मैंने कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा। खैर अब तुम मिल गई हो तो मैं तुमसे ये कहना चाहता हूँ कि तुम मुझे सभा में सबसे खूबसूरत और प्यारी लड़की लगी। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? माहिरा शर्माते हुए हाँ कर देती है और फिर खुशी खुशी दोनों शादी करके रहने लगते हैं।